इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे हिंदी के और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के जो आपको आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर साथियों आप लोग देखिएगा हिंदी के बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं और सबसे चुनिंदा जो सवाल होते हैं यानी कि जिनके आने की संभावना पूरी पूरी होती है सिर्फ हिंदी के उन्हीं सवालों को मैंने लिया है। तो अगर मैं साथियों आपसे कहूं कि आज की इस वीडियो के हिंदी के जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं वो आप करके चले जाना और जितने साथियों जीके के क्वेश्चंस आपको करके चलाऊं वो आपको करके चले जाना, तो एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो क्लास साथियों बहुत तेजी के साथ आपके सामने से गुजरेगी। बस जो सवाल मैं आपको कराऊं वो देख लेना और सवाल से संबंधित जो प्रश्न मैं आपको कराऊं वो देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके आगे शब्द के लिए एक वाक्यांश आपसे यहां पर पूछा जाता है। तो आगे शब्द का एक तरीके से क्या होगा, देखिए यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है जिसे रोका ना जा सके। अगर आपसे पूछ लिया जाए जिसे रोका ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें जिसे सुना ना जा सके उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हम लोग कहते हैं अश्रव्य। जिसे सुना जा सके उसे श्रव्य और जिसे ना सुना जा सके उसे अश्रव्य कहा जाएगा। और जिसे देखा ना जा सके साथियों उसको क्या कहा जाएगा, अदृश्य कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे पूछे जिसे देखा जा सके तो उसे दृश्य कहा जाएगा और जिसे ना देखा जा सके उसे अदृश्य कहा जाएगा। उसके अलावा आगे की अगर बात करें जिसे जाना ना जा सके उसे आगे कहा जाएगा। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम। सवाल है कहने कि आंखों से गिरना मतलब आंखें आ जाना नहीं, आंखों से उतरना नहीं, आदर भाव कम हो जाना। यानी कि आप मेरी आंखों से गिर चुके हो, यानी कि आपकी इज्जत कम हो चुकी है मेरी नजरों में। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। मैं यहां पर देख रहा हूं लगातार साथियों मेरी नजर जो है ना वो आपके कमेंट सेक्शन की तरफ बनी है, यानी कि किनका आंसर सही जा रहा है और किनका आंसर गलत है मैं सब कुछ साथियों यहां पर देख रहा हूं। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, यह सवाल साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को आप लोग यहां पर देख लीजिए, फटाफट राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, चलिए बताइए। पूछा आपसे साथियों यहां पर जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण दोष नहीं है। अब देखिए यहां यहां पर लिखा हुआ है उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। देखिए उन्हें बड़ी यातनाएं, यहां पर बड़ी शब्द नहीं आना चाहिए था, यहां पर कठोर शब्द आना चाहिए था, यानी कि उन्हें कठोर यातनाएं दी गई तो यह सही हो जाता। वैसे अभी ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। आपका कमीज फट गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, होना यह चाहिए था कि आपकी कमीज फट गई। क्या आपकी कमीज साथियों क्या होना चाहिए थी, फट गई, ये होना चाहिए था। उसके अलावा अगर बात करें हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है ये होगा, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत ये होना चाहिए था, ये शब्द यहां पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये शब्द यहां पर आया है ऑलरेडी। मेरा नाम मनीष है तो इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके जंगम का विलोम क्या होगा। जंगम, जंगम का मतलब पता क्या होता है साथियों, जो चल सकता है। जंगम का मतलब क्या होता है साथियों, जो चल सकता है। जो चल सकता है उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको जंगम कहा जाता है, ठीक है ना। जिसे कहीं ले जाया जा सके उसे जंगम कहते हैं, जो चल सकता है उसे जंगम कहते हैं। तो जंगम का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, स्थावर जो होगा वो साथियों जंगम का विलोम हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। जिन्हें कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब यहां पर बात करें बहुत ध्यान से देखना है, आंखें खोल दी इसका मतलब क्या होता है, भ्रम को दूर कर दिया, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो मैं कहूंगा भ्रम को दूर करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको इस चारों में से सातों शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए पहला वाक्य यहां पर लिखा हुआ है, यहां संपूर्ण धर्म के अनुयायी देश में निवासी हैं। ये थोड़ी ना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था संपूर्ण धर्म नहीं होता है साथियों, सभी धर्म होता है। क्या यहां सभी धर्म के अनुयायी देश में निवास करते हैं, ये होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा वाक्य। उसको आजादी मांगता है, उसको आजादी मांगता है थोड़ी ना होना चाहिए था, वह आजादी मांगता है, तो उसको की जगह पर क्या आना चाहिए था, वह आना चाहिए था। उसके बाद लिखा है भारत एक जनतांत्रिक देश है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें रत्ती भर की साथियों गलती नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सर रात में व्हाइट बोर्ड पे मत पढ़ाई करिए, ठीक है भाई, मैं मैक्सिमम जो पीपीटी बनवाता हूँ वो ब्लैक पे ही बनवाता हूँ, ठीक है। ये व्हाइट पे बन गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पीपीटी जो बनवाऊंगा वो ब्लैक स्क्रीन पर ही बनवाऊंगा। उसके बाद देखिए उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम है, तो उसे देशभक्ति का गहरा प्रेम नहीं होना, उसे देशभक्ति के प्रति होना चाहिए। क्या के प्रति गहरा प्रेम है, ये हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते थे। तो कुल मिला के शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे और जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को साथियों
साथियों बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। अगर आपने निश्चित तौर पर यह तय कर लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो इस पूरी वीडियो को अंत तक आपको देखना ही देखना है। चलिए, बगैर के उनके सुजनता से यह काम हुआ, या उनके सौजन्यता से यह काम हुआ, या उनके सौजन्य से यह काम हुआ, या उनके सौजन से यह काम हुआ, तो यहां पर जो शब्द आएगा वो सौजन्य शब्द आ जाएगा। क्या उनके सौजन्य से यह काम हुआ? ये आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा। तो मंदिर की अगर बात करते साथियों, मंदिर के तो बहुत सारे पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन से मंदिर के पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए? देखिए, मंदिर को कहीं ना कहीं देवालय कहा जाता है। क्या मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर को साथियों देवालय कहा जाता है, मंदिर को देवस्थान भी कहा जाता है। क्या मंदिर को देवस्थान भी कहा जाता है, मंदिर को देवालय भी कहा जाता है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और मंदिर की अगर बात करें तो देवगृह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहां पर परधाम लिखा हुआ है, परधाम का मतलब पता क्या होता है? परधाम का पर्यायवाची सुरलोक हो जाएगा। क्या साथियों? परधाम का पर्यायवाची सुरलोक हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देवलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर अगर बात करें देवलोक हो जाएगा। अच्छा, निर्वाण की अगर बात करें, निर्वाण का मतलब पता क्या होता है? मोक्ष होता है। निर्वाण का मतलब साथियों मोक्ष होता है, निर्वाण का मतलब मुक्ति होता है। निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, निर्वाण का मतलब साथियों मुक्ति होता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि कर्ण शब्द का, कर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताने साथियों क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। अच्छा, यहां पर अगर बात करें साथियों, कुछ मैं आपको साथियों तद्भव और उनके तत्सम बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा साथियों, क्या आपसे पूछा जाएगा किवाड़। किवाड़ का आपसे कहा जाएगा किवाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए। तो आपको कपाट बताना है। क्या बताना है साथियों? आपको कपाट बताना है। उसके अलावा अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा गोबर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए। क्या हो जाएगा? तो गोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गोमय हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों मक्खी के बारे में, कि मक्खी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो मक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग याद रखेंगे, मक्षिका यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करें साथियों, पंख एक आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो पक्ष हो जाएगा। ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा धरती आपसे पूछा जाता है कि धरती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो साथियों धरित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरित्री हो जाएगा। लेकिन कर्ण शब्द की अगर आपसे पूछे तो कर्ण को तो भाई साहब कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और आप लोग बताइए राइट आंसर कह के, हमने सदा तुम्हें अपना समझा तुम्हारा नहीं, मतलब खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। या हमने सदा तुम्हें अपना समझा बुरा नहीं, पराया नहीं, या धनवान नहीं। तो कुल मिला के यहां पर आपका सही जवाब जो होगा साथियों, वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? देखिए, हमने सदा तुम्हें अपना समझा पराया नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह के चाम का तत्सम साथियों क्या हो सकता है? बताइए। तो चाम की अगर बात करें, चाम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों? चर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्म हो जाएगा। अच्छा, यहां पर भी वही चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। क्या साथियों? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ चीजें हैं साथियों, वो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक होता है साथियों हिरन, ठीक है ना? क्या होता है साथियों? अगर बात करते हैं हिरन, हिरन एक कैसा शब्द है? हिरन एक तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम आपसे पूछे तो इसको तत्सम में हरिण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हरिण कहा जाता है। उसके अलावा एक शब्द होता है साथियों तुरंत। तुरंत एक आपका तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में क्या कहेंगे साथियों? त्वरित कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको त्वरित कहा जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों खाट, खाट आप लोग जानते हैं क्या होती है? खटिया। खाट को अगर बात करें साथियों खटवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खटवा कहा जाता है तत्सम में। ठीक है, तो इतने आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है पहर शब्द, तो पहर को तत्सम में क्या कहा जाता है साथियों? प्रहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रहर कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब अगर आप कहे साथियों ऑप्शन नंबर 1 के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि घायल की गति घायल जाने, इसका मतलब क्या होता है? स्वयं की अनदेखी करना? नहीं। अवस्था चिंताजनक होना? नहीं। जो स्वयं कष्ट भोगता है वही दूसरे का कष्ट समझता है। बिल्कुल साथियों, यानी कि आपका सही जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सुस्ती से काम करना, ऊंची चढ़ाई कर चढ़ना, ठीक है, या चक्करदार रास्ते से जाना, या गड़बड़ी से काम करना। तो मैं कहूंगा दिन चले अढ़ाई कोस यानी कि बहुत सुस्ती से काम करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं देख स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। यानी कि हमें प्रतिदिन
सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें से जो रेखांकित शब्द है सूर्य, इसका पर्यायवाची आपको बताने कौन सा नहीं है। यानी कि देखिए सूर्य के तो भाई बहुत सारे पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए। सूर्य को दिनकर कहा जाता है, सूर्य को प्रभाकर कहा जाता है, सूर्य को भास्कर कहा जाता है, लेकिन सूर्य को लंबोदर नहीं कहा जाता है। अच्छा, लंबोदर के भी पर्यायवाची आपको मालूम होना चाहिए। कैसे कैसे? लंबोदर का पर्यायवाची साथियों गणेश हो जाएगा, लंबोदर के पर्यायवाची उसके अलावा साथियों गणनायक हो जाएगा। गणनायक भी आपसे पूछा जाता है शब्द, और गणेश शब्द भी पूछा जाता है। अच्छा, गणपति भी कहा जाता है। क्या? गणपति, यानी कि गणेश शब्द का पर्यायवाची गणपति हो जाएगा और गजानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो बहुत शानदार तरीके से, यानी कि जो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है डिक्टो वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप ये क्लास एंड तक देख लेंगे तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपकी तैयारी मान लीजिए 19 है तो कहीं ना कहीं 20 करवा दूंगा इस एकमात्र क्लास से। और ये बहुत स्कोरिंग वाली क्लास है, अगर तैयारी कमजोर होगी तो मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब लंबोदर की अगर बात करें, अच्छा गजानन हो गया साथियों, और विनायक भी कहा जाता है, याद आ गया। विनायक की अगर बात करें ये भी साथियों लंबोदर का ही यहाँ पर ये पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छा, सूर्य शब्द की बात करें जिसके दिनकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ठीक है ना, भास्कर हो गया, ये आप लोग याद रखेंगे ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि सूरज के पर्यायवाची होते हैं। चलिए उसके अलावा यहां पर अगर बात करें साथियों हवा का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है। हवा का पर्यायवाची आपको याद रखना है, समीर किसे कहा जाता है? समीर हवा को कहा जाता है। अच्छा, अनिल शब्द की अगर बात करें, अनिल भी साथियों यहां पर हवा का पर्यायवाची होता है। और वायु की अगर बात करें, वायु भी साथियों हवा का पर्यायवाची होता है। आग की अगर बात करें कि आग को और क्या क्या कहा जाता है, आग को अनल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आग को अनल कहा जाता है और हवा को अनिल कहा जाता है। उसके अलावा आग को पावक कहा जाता है, ठीक है ना। आग की अगर बात करें साथियों दहन कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर निम्नांकित रेखांकित पद की वर्तनी ठीक कीजिए। ये जो यहाँ पर ग्रहणी लिखा हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं लिखा हुआ है। ये सही कैसे लिखा जाएगा? ऐसे नहीं, हाँ में छोटी की मात्रा लगेगी, ऐसे भी नहीं। हाँ में जैसे जहां पर ऑप्शन नंबर 3 में छोटी की मात्रा लगी ना, तो बिल्कुल साथियों ऐसे लिखा जाएगा ग्रहणी। अब अगर साथियों मैं आपको बताऊं बहुत सारी ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक गलत वर्तनी आपको दे दी जाती है, क्या? अनाधिकार। क्या साथियों? अनाधिकार आपसे पूछा जाता है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो इसको पता कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है अंधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक गलत वर्तनी आपको दे दी जाती है वाल्मीकि की। क्या साथियों? वाल, और कहा जाता है इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए, तो वाल्मीकि पता कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि साथियों ऐसे लिखा जाता है, काम में छोटी की मात्रा आती है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें एक शब्द आपको दे दिया जाता है अक्षोहिणी। क्या दे दिया जाता है? अक्षोहिणी दे दिया, लेकिन अक्षोहिणी नहीं होता साथियों, अक्षौहिणी होता है। क्या होता है साथियों? औ की मात्रा आएगी, अक्षौहिणी होता है। तो ये भी ये चीजें साथियों यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक तो भाई अभी कम है मेरे हिसाब से, आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का एक बार बटन दबा दीजिए। लाइक का बटन दबाने से सिर्फ इतना मतलब है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और क्लास और दमदार तरीके से आपको दी जाती है, अच्छे से और पढ़ाया जाता है, दम लगा के और पढ़ाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग साथियों अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए, क्योंकि 39,000 सीट हैं और इसमें से एक सीट आपको मैं दिलवा दूंगा, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, और डेली साथियों एग्जाम तक जो भी आपकी क्लासेस चले उन क्लासेस को आप लोग लिया करिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि नेता ने बहुत ही बढ़िया वाद विवाद किया, प्रवचन किया, आख्यान किया या साथियों भाषण दिया, तो क्या आना चाहिए? देखिए नेताजी ने बहुत बढ़िया वाद विवाद दिया, ठीक है, भाषण दिया, भाषण दिया जाता है, तो ये आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए कह रहे कि बालक से लेकर वृद्ध तक। देखिए अब बच्चा पैदा होता है, बालक होता है पहले, और फिर वो अंत में क्या हो जाता है साथियों? वृद्ध हो जाता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या उसको सगवार कहते? नहीं। युवा वृद्ध कहते? नहीं। बागवार कहते? नहीं साथियों, उसको आबाल वृद्ध कहा जाता है। यानी कि बालक से लेकर वृद्ध तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आबाल वृद्ध होगा। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने कि क्या अंधा जाने वसंत बहार, तो इसका मतलब क्या होता है? अपनी लड़ाई। क्या साथियों अगर बात करें यहां पर अपनी लड़ाई, अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करने वाले को कहा जाता है। अंधा क्या जाने बसंत करने वाला, मैं कहूंगा नहीं। जो वस्तु देखी ही नहीं गई उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है, ये होगा इसका मतलब, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अंधा क्या जाने बसंत बहार, जो वस्तु देखी ही नहीं गई उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। तो आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों जीके जीएस के भी क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिएगा,
ठीक है ना। इस क्लास के माध्यम से आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा, तैयारी आपके साथियों बहुत धुआंधार हो जाएगी। बस चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कि वाक्य शुद्ध, यानी कि 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, पूछा आपसे ये जा रहा है कि इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है देरी ना करना। क्या देरी ना करना, देरी नहीं करना होना चाहिए था। क्या देरी नहीं करना, कहता नहीं है देरी नहीं करना, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका नहीं हो गया। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो उसे, ठीक है ना, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अब देखिए दंड का मतलब खुद ही होता है सजा, तो जब दंड आ गया तो सजा की क्या जरूरत थी। तो मैं कहूंगा उसे मृत्युदंड मिला, ये सजा वजा यहां पर नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। तो देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है, क्या अब यहां पर मौजूदा भी आ गया, वर्तमान भी आ गया, भाई एक का इस्तेमाल करो ना, तो ये भी साथियों गलत हो जाएगा। कृपया आप ही यह बताएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बिल्कुल पूरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अश्व का पर्यायवाची आपको यहां पर बताने, तो अश्व का आपको पर्यायवाची बताने के भाई साहब अश्व का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो अश्व के तो भाई बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से अश्व के पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे। आप लोग को मालूम होना चाहिए घोड़े को कहा जाता है अश्व, घोड़े को अश्व कहा जाता है, घोड़े को साथियों घोटक कहा जाता है, घोड़े को अश्व कहा जाता है, घोड़े को घोटक कहा जाता है, घोड़े को हरी भी कहा जाता है, और घोड़े को साथियों तुरंग भी कहा जाता है। क्या घोड़े को तुरंग भी कहा जाता है। उसके अलावा घोड़े को साथियों वाजी भी कहा जाता है, ठीक है ना, और घोड़े को साथियों सैंधव भी कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, तब आपका पेपर निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों अश्व का पर्यायवाची यहां पर वाजी भी हो जाएगा, तुरंग भी हो जाएगा, घोड़ा भी हो जाएगा, लेकिन करनाल नहीं होगा। करनाल नहीं होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा करनाल क्या होती है, करनाल का मतलब होता है साथियों तलवार, तो तलवार के पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे, तलवार का पर्यायवाची करनाल हो जाएगा। और तलवार को साथियों कृपाण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कृपाण भी कहा जाता है, और शमशीर भी कहा जाता है। क्या साथियों, शमशीर भी कहा जाता है तलवार को। तो ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अच्छा यहां पर ये पर्यायवाची वाला सवाल था, तो मेरा मानना है कि पर्यायवाची वाले सवाल आपको बहुत परेशान करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं जो पर्यायवाची आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग फटाफट साथियों रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि आंख का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे आंख को नेत्र कहते हैं, आंख को भाई साहब नयन भी कहते हैं, ये सब रिवीजन है साथियों। आंख को चक्षु भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चक्षु भी कहा जाता है। आंख को साथियों दृग भी कहा जाता है, आंख के बहुत पर्यायवाची पूछे जाते हैं। आंख को साथियों लोचन भी कहा जाता है, आंख की अगर बात करें तो आंख को साथियों अक्षी भी कहा जाता है, आंख को नजर भी कहा जाता है, आंख को साथियों कुछ भी बाहर न जाने नहीं दूंगा, अगर मैं पढ़ा रहा हूं साथियों सब कुछ तय करके पढ़ा रहा हूं। आंख को एक तरीके से बात करें विलोचन भी कहा जाता है, विलोचन कहा जाता है। उसके अलावा नदी का बहुत परेशान आपको करते हैं ना, नदी के पर्यायवाची कैसे याद करें, तो देखिए नदी की अगर बात करें, नदी को सरिता कहा जाता है, क्या नदी को सरिता भी कहा जाता है। नदी की अगर बात करें तो तटनी भी कहा जाता है, नदी को सरिता कहा जाता है, तटनी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें निम्नगा कहा जाता है, क्या निम्न गा किसे कहा जाता है, नदी को ही कहा जाता है। उसके अलावा कपड़े के पर्यायवाची बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, तो कपड़ा किसे कहते हैं भाई, वस्त्र को कपड़े कहते हैं। अगर बात करें कपड़े को और क्या कहा जाता है, तो कपड़े को भाई साहब चीर कहा जाता है। कपड़े की अगर बात करें तो कपड़े को भाई साहब वसन कहा जाता है। कपड़े की अगर बात करें कपड़े को साथियों अंबर कहा जाता है। कपड़े की अगर बात करें कपड़े को साथियों परिधान कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा अगर बात करें बिजली का पर्यायवाची पूछा जाता है, ये वो पर्यायवाची है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बिजली की अगर बात करें साथियों, बिजली को क्या कहा जाता है, बिजली को चपला कहा जाता है, ठीक है ना, बिजली को चपला कहा जाता है, बिजली को चंचला कहा जाता है, बिजली को दामिनी सौदामिनी कहा जाता है, क्या दामिनी, ठीक है ना, बिजली को दामिनी भी कहते हैं, और बिजली की अगर बात करें तो बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं, ठीक है ना, दामिनी भी कहते हैं बिजली को, सौदामिनी भी कहते हैं। बिजली को साथियों विद्युत भी कहते हैं, बिजली को विद्युत भी कहते हैं, और बिजली की अगर बात करें तो साथियों तड़ित भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे कि निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द बताइए, यानी कि जो विलोमार्थी शब्द गलत है, सही नहीं है, ये आपको यहां पर बताने। देखिए मैं कहूंगा फायदे का विलोम तो नुकसान होता है, ये तो बिल्कुल संगत है विलोम, असंगत नहीं संगत है। बलवान का विलोम क्या मजबूत होता है, नहीं साथियों, बलवान कहीं ना कहीं बलवान का पर्यायवाची हो जाएगा मजबूत, तो बलवान का विलोम क्या होना चाहिए साथियों, ये तो समानार्थी हो गया भाई। बलवान का कमजोर हो जाता, ज्यादा का विलोम कम होता है, ठीक है, बंद का विलोम खुला होता है, यानी कि ये भी विलोम है
सही, ये भी विलोम सही, ये भी विलोम सही, लेकिन ये तो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तो ये गलत है। गलत है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, यहां पर मैं आपको साथियों कुछ शब्दों के विलोम बता देता हूं, क्या जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हैं। जैसे कि एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि बहिरंग का, क्या साथियों, अगर आपसे पूछा जाए बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है। तो बहिरंग का विलोम अंतरंग हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मधुर का विलोम क्या होता है, तो मधुर का विलोम साथियों कर्कश होता है। क्या होता है साथियों, मधुर का विलोम, मधुर का विलोम कर्कश हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें उन्नति का विलोम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उन्नति का विलोम साथियों अवनति होता है। क्या होता है, ठीक है ना, अवनति होता है। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। अगर आपसे प्रत्यक्ष का विलोम पूछा जाए तो प्रत्यक्ष का विलोम साथियों परोक्ष होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और एक मैंने आपको बताया था साथियों, जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर होता है। तो जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। ये सारी जानकारी आप लोग अगर याद रखते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी की आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी कि हिंदी में 20/20 आपके बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची की अगर बात करें, पर्यायवाची आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे सवाल नहीं कर पाते, ठीक है। और बाकी तो सारे नॉर्मल चैप्टर हैं, बहुत आसान आसान चैप्टर है, लेकिन पर्यायवाची थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। तो बादल को साथियों, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बादल को देखिए पयोधर कहते हैं, बादल को अभ्र भी कहते हैं, अम्बुद भी कहते हैं, लेकिन बादल को घट नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि घट का मतलब होता है साथियों घड़ा। घट का मतलब क्या होता है, घट का मतलब होता है साथियों घड़ा, ठीक है ना। बादल की अगर बात करें साथियों, बादल को यहां पर हम लोग जलधर कहते हैं। क्या, बादल की अगर बात करें साथियों, बादल को हम लोग जलधर कहते हैं। और बादल की अगर बात करें, बादल को हम लोग साथियों यहाँ पर वारीधर भी कहते हैं। बादल को जलधर कहते हैं, वारीधर कहते हैं। और बादल को एक तरीके से अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर मेघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, मेघ भी कहा जाता है। साथियों अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ और शब्दों के पर्यायवाची, यहाँ पर बता देता हूँ जो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा साथियों क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया बादल का पर्यायवाची जलधर होता है, वारीधर होता है, मेघ होता है, अभ्र होता है, पयोधर होता है, अम्मुद होता है। घट का मतलब होता है घड़ा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए सूर्य का पर्यायवाची, क्या आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य का पर्यायवाची मुझे बता दीजिए, तो आप सूर्य का पर्यायवाची क्या बताएंगे। देखिए सूर्य दिन में निकलता है ना, तो सूर्य को इसलिए दिनकर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सूर्य को दिनकर कहा जाता है। सूर्य को एक तरीके से साथियों सूरज भी कहते हैं। सूर्य को, सूर्य की अगर बात करें सूरज भी कहते हैं, और सूरज की अगर बात करें तो इसको रवि भी कहा जाता है। उसके अलावा सूरज को साथियों भास्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूरज को भास्कर कहा जाता है, रवि कहा जाता है, और प्रभाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, प्रभाकर यहां पर कहा जाता है सूरज को। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए दिनकर भी कहेंगे और दिवाकर भी कहेंगे। और सूरज को पता पतंग भी कहा जाता है, जो आप लोग उड़ाते हो ना पतंग, ये पतंग भी कहा जाता है साथियों सूरज को ही। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों मेघ का पर्यायवाची, मेघ का मतलब पता क्या होता है, मेघ का मतलब होता है साथियों बादल। मेघ का मतलब होता है साथियों बादल, तो मेघ का बादल कहेंगे। और वारिद कहा जाएगा, मेघ का पर्यायवाची वारिद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा। जिसके अंत में दा है ना, वो बादल का पर्यायवाची होता है। जैसे कि पयोद हो गया, ठीक है ना। कितने मैंने आपको बताए, देखिए दा आया आखिर में तो ये बादल का पर्यायवाची, दा आया आखिर में बादल का पर्यायवाची, दा आया आखिर में तो ये बादल का पर्यायवाची है। उसके अलावा अम्बुद शब्द की अगर बात करें तो ये भी साथियों बादल का ही पर्यायवाची हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। एक और बता देता हूं मैं आपको पर्वत का। तो पर्वत के साथियों, पर्वत को पता क्या कहा जाता है, पर्वत को पहाड़ कहा जाता है, पर्वत को पहाड़ कहा जाता है, पर्वत को साथियों गिरी कहा जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने कि उसने तुरंत निर्णय लिया और युद्ध की तैयारी में जुट गया, रेखांकित शब्द का तत्सम रूप बताइए। तुरंत मैंने आपको बताया था ना कि ये एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम साथियों त्वरित हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब। कहने के गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, अच्छा गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, तो इसका मतलब बताइए फटाफट। चलिए, तो छोटे शिशु को तलाशना नहीं, अत्यधिक शरारती बालक नहीं, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि आंख की चिरचिरी होना, क्या साथियों चिरचिरी होना इस मुहावरे का रेखांकित अंश अशुद्ध है। यानी कि चिरचिरी होना थोड़ी ना होता है, आपने सुना नहीं क्या कभी, आंख की चिरचिरी होना थोड़ी ना, चिरमिरी होना थोड़ी ना कहते हैं। काजल होना कहते हैं नहीं, आंख की फिटकरी होना नहीं, आंख की रोशनी होना नहीं, आंख की किरकिरी होना ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, आंख की किरकिरी होने का मतलब ये होता है कि बहुत कोई जिसको आप नापसंद चीज करते हो ना वो चीज हो जाए, तो क्या अरे ये तो आंख की किरकिरी हो गई। तो कुल मिला के सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, बताइए। तो उसको तो साथियों मृगनयनी कहा जाता है। क्या, अगर बात करें मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मृगनयनी हो जाएगा। और सही जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, डी के साथ था, किसके साथ था, नहीं ए के साथ था। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि अगम रास्ते पर चलना कठिन चुनौती है, ठीक है ना, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि अगम का आपको विलोम बताने, क्या हो सकता है साथियों अगम का विलोम, ये आप लोग यहाँ पर एक बार फटाफट साथियों करके यहाँ पर मुझे बतला देंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें अगम का विलोम, तो साथियों सुगम होता है। क्या होता है अगम का विलोम, अगम का विलोम यहाँ पर साथियों सुगम होता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें निषिद्ध शब्द लिखा हुआ है, निषिद्ध का विलोम पता क्या होता है, आदिष्ट होता है। क्या, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, आदिष्ट हो जाएगा। और विगत का विलोम पता क्या हो जाएगा साथियों, विगत का विलोम यहाँ पर आगामी हो जाएगा, विगत का विलोम आगामी हो गया। और अंधकार का विलोम पता क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम साथियों आलोक हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन से गलत शब्द आपको यहां पर दिख रहा है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए, मुहूर्त तो सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मुकुंद नहीं होता है, मुकुंद होता है। क्या होता है साथियों, मुकुंद होता है शब्द। क्या होता है साथियों, मुकुंद होता है। मूल्यांकन सही लिखा हुआ है, मुनि सही लिखा हुआ है। कौन सा शब्द गलत है, ऑप्शन नंबर 2 वाला गलत है, और यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। कह रहे कि कदाचित वह चला ना गया हो, या किंचित वह चला ना गया हो, या कदापि या यदा कदा वह चला ना गया हो। तो कदाचित यहां पर शब्द आना चाहिए, पूरा वाक्य आपका हो जाएगा कदाचित वह चला ना गया हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, सही विलोम युग्म साथियों कौन सा है, फटाफट आप लोग यहां पर कमेंट करके बता देंगे। देखिए, नेकी का विलोम भलाई थोड़ी ना होता है, नेकी का विलोम तो साथियों क्या होता है, बदी होता है। नेकी का विलोम बदी होता है। तरुण का विलोम क्या होता है, तरुण के विलोम की अगर बात करें तो तरुण का विलोम तो भाई साहब वृद्ध होता है, किशोर नहीं होता है। विभक्त का विलोम साथियों अविभक्त होता है। क्या, विभक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अविभक्त हो जाएगा। दीर्घ काय का विलोम कृश काय हो जाएगा। ये बिल्कुल विलोम शब्द ये वाला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए आप लोग, कह रहे हैं कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, मुझे बताइए। चलिए, तो फटाफट साथियों आप लोग यहां पर बता दीजिए, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, यहां पर अनेकों नहीं आना चाहिए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेकों नहीं आना चाहिए, यहां पर अनेक शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अनेक आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, अनेकों लोगों में दिक्कत है, और ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कहने के वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यानी कि 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, 4 में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। मैं गाने का शौक कर रहा हूं, शौक थोड़ी ना कर रहा हूं, ये थोड़ी ना होता है। मैं गाने का व्यायाम, व्यायाम भी नहीं किया जाता है, शौक भी नहीं, और गाने की कसरत भी नहीं की जाती, हाँ गाने का अभ्यास किया जाता है। तो मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जैसे यानी कि भगत सिंह की कृति पूरे विश्व में है, ये होगा। या भगत सिंह की कृति मतलब कैसे की, देखिए कृति कृति कृति, कीर्ति शब्द यहां पर आना चाहिए। कौन सा शब्द यहां पर आना चाहिए साथियों, यहां पर आपका कीर्ति शब्द आना चाहिए। यानी कि भगत सिंह की कीर्ति पूरे विश्व में है, ये आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए, कह रहे कि प्रलय का विपरीतार्थक बताइए। यानी कि प्रलय का विलोम शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। अगर आपसे संहार का विलोम पूछा जाता तो आप साथियों सृष्टि बताते। क्या, संहार की अगर बात करें तो संहार का विलोम सृष्टि हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है ये एक दूसरे के। तो संहार का विलोम साथियों सृष्टि हो जाएगा। विध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा, विध्वंस का विलोम साथियों निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विध्वंस का विलोम निर्माण हो जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रलय का विलोम साथियों एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से बात करें तो सृष्टि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, प्रलय का विलोम यहाँ पर सृष्टि हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सुशील ने मोनू का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इसमें आपको बताना है कि जो रेखांकित है ना, इसका मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, तो कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कच्चा चिट्ठा खोल दिया, इसका मतलब क्या होता है, बाधा दूर करना नहीं, गुप्त भेद खोलना। बिल्कुल साथियों, गुप्त भेद खोलना, यानी कि जो छुपी डुकी बात थी वो खोल दिया, यानी कि आपने तो कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर साथियों आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कर डालिए।
चलिए, तो पहला सवाल है करके किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो मैं कहूंगा पूरा पाषाण काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ देखेंगे, थोड़ा सा और रुकिएगा आप लोग। यानी कि पिकलीहल और उत्तूर ये स्थल हैं। तो ये कहाँ के स्थल हैं साथियों? ये नवपाषाणीय स्थल हैं। कैसे स्थल है? नवपाषाणीय स्थल हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि साथियों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो कौन सी भाई साहब? तांबा मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो अभी का राजस्थान है ना, यहां से पता क्या मिला था? यहां से साथियों तांबा मिला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा शहर साथियों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि धौलावीरा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा से साथियों इसका संबंध है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आपसे कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये तो साथियों औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अगला देखिए करके संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान है? तो किस मौलिक अधिकार की बात चल रही है? मैं कहूंगा समानता के अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान है। यानी कि अगर इस व्यक्ति को कोई सजा मिल रही तो दूसरे नागरिक को भी वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग सजा और अमीर के लिए अलग सजा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो ये तो सिपाही विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से साथियों? आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए करके। एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? कथक की बात चल रही है। यानी कि कथक एक ऐसा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बताइए। तो भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है साथियों अनुच्छेद 61। उसके बाद देखिए करके किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा ज्ञानी जैल सिंह की बात चल रही है। ये भारतीय राष्ट्रपति थे साथियों और इन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो राज्यसभा कब गठित की गई थी आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 1952 में सबसे पहले राज्यसभा को गठित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो अगर बात करते हैं साथियों मिनी काय द्वीप की, तो यही साथियों दक्षिणतम भाग है लक्षद्वीप द्वीप समूह का। तो उसके बाद देखिए नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी साथियों ये कहां पर स्थित है? आपको मालूम होना चाहिए। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? ये उत्तराखंड में स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों? अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा तिल की बात चल रही है। यानी कि तिल एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि किस ग्रह के अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम उपग्रह है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? शनि ग्रह की बात चल रही है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? डॉग स्टार कहा जाता है। डॉग स्टार कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके बिजली के बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है ना, ये किससे बना होता है? तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है साथियों? टंगस्टन से बना होता है। यदि 500 कूलम का
यदि क्या पूछा जा रहा है साथियों, कह रहे कि यदि 500 कूलम्ब का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रभावित होता है तो धारा की गणना कीजिए साथियों। तो धारा की गणना कीजिए। तो देखिए धारा की अगर बात करें, धारा की गणना आप कैसे कर सकते हैं, कूलम्ब बटे सेकंड हो जाएगा। कूलम्ब आपका 500 हो जाएगा, सेकंड कितना है 25 सेकंड है, 25 दूना कितना 50, यानी कि 20 हो जाएगी आपकी। तो धारा कितनी हो जाएगी साथियों, 20 हो जाएगी, और 20 आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात करें तो अशोक आपको मालूम होना चाहिए, अशोक आपको मालूम होना चाहिए, ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन राष्ट्रकूट साम्राज्य में था, कुषाण साम्राज्य में था, चोल में था, या साथियों मौर्य साम्राज्य में था। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। तो साथियों यहां पर अगर बात करें, आपका सही जवाब जो जाएगा वो संघमित्रा के साथ जाएगा। यानी कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसे उसने यानी कि अशोक ने ही एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के साथियों, अशोक के शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। किस लिपि का साथियों, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल को कह रहे कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। हिंद रोमन का नहीं, हिंद यूनानी का है। किसका, जो गांधार कला है ना, ये साथियों हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौतमी पुत्र शातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानतम शासक थे। ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें ईस्वी में, यहां पर खाली जगह है, तो कहने के कौन से साम्राज्य के महानतम शासक थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो मैं कहूंगा साथियों, जो सातवाहन साम्राज्य था ना, सातवाहन साम्राज्य के एक महान शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी, इनका नाम था। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, कहने के वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। मतलब खाली जगह में आपको बताने किनका नाम आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त या स्कंदगुप्त। तो ऐसे सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी जिनका नाम प्रभावती गुप्त था, ये कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल को देखिए और आंसर आप लोग यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर डालिए। चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों आपसे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो कौन सी साथियों नहीं है, तो मैं कहूंगा देखिए वेसर है, आपने सुना होगा, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, लेकिन गौथिक शैली का नाम आपको नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनुच्छेद 274 की बात है और क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों कि राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कैसे, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति साहब की आवश्यकता होती है साथियों। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं साथियों हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं ना साथियों, ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैंबर की अगर बात करें, क्या लोकसभा को कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल लोकसभा को ही साथियों पॉपुलर चैंबर कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ है, ऑप्शन नंबर डी के साथ है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम अस्थाई की नियुक्ति करते हैं। तो जो एक तरीके से होते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए तो अगर बात करते हैं जो आपका 70वीं लोकसभा के में सबसे कम उम्र के संसद सदस्य कौन थे, तो चंद्राणी मुर्मू थे। चंद्राणी मुर्मू आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्राणी मुर्मू। अगला सवाल करेंगे, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और फटाफट बताइए। कह रहे हैं कि
भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि किससे अधिक नहीं हो सकती, तो मैं कहूंगा 552 से अधिक नहीं हो सकती। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर, अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उस सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है, तो कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? होकेरा आर्द्र भूमि नहीं, सैंडी पक्षी अभयारण्य नहीं, शास्ता मकोट्टा झील, तो शास्ता मकोट्टा झील जो है ना ये साथियों ये केरल में है। शास्ता मकोट्टा झील कहां पर है, तो केरल में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि तुसोमगो झील ये किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नागालैंड में नहीं साथियों, ये सिक्किम में स्थित है। क्या अगर आपकी बात करें तो सोमगो झील ये कहां पर स्थित है साथियों, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि जो पेकोड़ झील है, क्या साथियों पेकोड़ झील है ये किस राज्य में स्थित है, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, या साथियों गुजरात में। तो आपको याद रखना है कि जो पोकोड़ झील है ना, पोकोड़ झील ये कहां पर स्थित है, ये केरल में स्थित है साथियों। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, मालवा के पठार की बात चल रही है, यानी कि मालवा का पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके दुनिया में किस, ठीक है ना, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, डुंगरीला की बात चल रही है। डुंगरीला आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डुंगरीला जो पर्वत दर्रा है ना, इस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है साथियों, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। उसके बाद देखिए द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये साथियों मार्क ट्वेन के द्वारा लिखित पुस्तक है, मार्क ट्वेन के द्वारा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि द वेल्स ऑफ बीडल द बार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है साथियों, जेके रोलिंग है। कौन है साथियों, जेके रोलिंग है। जेके रोलिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी जेके रोलिंग आंसर है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।